अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर में रिव्यू इंगेजमेंट। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर 1 की भी रिवाइज की, लाइक एश्योरेंस की डिफरेंट टाइप्स को हमने कंपेयर किया। फिर हम चले गए नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स में। कोई 3 तरह की मेनली इंगेजमेंट है हमारे पास। रिव्यू इंगेजमेंट है, कंपाइलेशन इंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, जो हमने कवर किया। और रिव्यू इंगेजमेंट को हम कवर कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, कुछ चीज़ें रहती हैं। तो आइए देखते हैं हमने इस चैप्टर में से क्या क्या कवर कर लिया है और क्या क्या कवर करना रहता है। सो डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज हमने कवर कर लिया। रिव्यू इंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, कंपाइलेशन इंगेजमेंट, ये हमने कवर कर लिया। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू इंगेजमेंट कवर कर लिया। रिव्यू इंगेजमेंट अगर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें क्या टर्म्स एग्री करनी है, वो टर्म्स हमने कवर कर ली। प्रोसीजर्स हमने कवर कर लिए, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, तो मेनली हमें ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। मटीरियलिटी लेवल जो है वो सेट करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, और हमें इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इंक्वायरीज क्या परफॉर्म करनी है, वो जो एलिमेंट्स ऑफ रिटर्न प्रेजेंटेशन थे उनसे रिलेटेड हमें कुछ इंक्वायरीज करनी है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, कंपेयर करना है करंट डाटा को विद द प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। कुछ अदर प्रोसीजर्स भी हमने बात कर ली कि हमें किसी का काम यूज करना है या नहीं करना, तो वो भी हमें देखना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, कौन सी, वो जो एलिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड। और हमने सबसीक्वेंट इवेंट्स को भी देखना होता है कि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो, अगर कोई फोरकास्ट को वेरीफाई कर रहे हैं तो सबसीक्वेंट इवेंट में देखेंगे फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और हमने देखना है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उसके रिलेटेड भी हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है और उसकी अकाउंटिंग भी चेक करनी है कि एप्रोप्रिएट है या नहीं है। यहाँ तक चीज़ें हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। आज चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमने रिव्यू इंगेजमेंट की रिपोर्ट देनी है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर 12 में कवर किया हुआ है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हों तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। हाँ, ओपिनियन को हम मॉडिफाई करते हैं दो रीज़न की वजह से, एक स्कोप लिमिटेशन की सूरत में और एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट मीन डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट की सूरत में। हाँ, अगर डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट है मीन मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो वहाँ पे हमारी दो रिपोर्ट्स बनती हैं। अगर मैटर मटीरियल हो तो क्वालिफाइड, और अगर मैटर परवेसिव हो तो फिर हम रिपोर्ट कौन सी देते हैं, एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन की सूरत में भी हम ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं। देखते हैं अगर मटीरियल नेचर की स्कोप लिमिटेशन हो तो हम देते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, और अगर परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ जाते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, रिपोर्ट मॉडिफाई विद अ पैराग्राफ भी होती है, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ। ऑडिट रिपोर्ट के हमने कुछ कंटेंट्स भी पढ़ लिए थे, लाइक टाइटल है, एड्रेसी है, ओपिनियन है, बेसिस फॉर ओपिनियन है, उसके बाद कैम है, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, नेम सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, और साथ क्या था, डेट द रिपोर्ट इज साइन। उन्हीं को माइंड में रखते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम रिव्यू इंगेजमेंट की रिपोर्ट देने जा रहे हैं तो उसके कंटेंट्स क्या होंगे। तो एक रिव्यू इंगेजमेंट की रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे, सबसे पहले टाइटल होगा, और टाइटल में जो है वो वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट या अकाउंटेंट रिपोर्ट। क्या टाइटल में वर्ड यूज किया जाएगा, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट या फिर अकाउंटेंट रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद एड्रेसी कौन है, कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी लाइक बैंक भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो हमने ओपिनियन में ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के नाम होंगे, मीन यहाँ पे हमने जिस चीज़ को रिव्यू किया है उसका नाम होगा, कैश फ्लो है तो उसका, इंटरम अकाउंट्स है तो उसका, कंपनी का नाम, और ईयर एंड, तो ये क्या है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो सेपरेट यहाँ पे दिया जाएगा। ओपिनियन पैराग्राफ यहाँ पे टॉप पे नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन के अंदर ही ये इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन सेपरेट है, लेकिन वो टॉप पे नहीं, वो एंड पे। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ,
कि कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना जो जिस चीज़ के ऊपर हम ओपिनियन देने जा रहे हैं, रिपोर्ट देने जा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ड ऑडिटर नहीं यूज़ किया गया, क्यों? ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद स्कोप ऑफ रिव्यू, मीन रिव्यू में हम क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे ऑडिट में हम बताते थे कि पर ISAs काम करते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे हम पर ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट काम करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि हम जो भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू 3 लिमिटेड प्रोसीजर, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। बताएंगे कि इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो ऑडिट से लेस होते हैं और ISAs के अकॉर्डिंगली ऑडिट होता है, रिव्यू नहीं। उसके बाद ओपिनियन पैराग्राफ आएगा। ओपिनियन पैराग्राफ का नाम यहाँ पे क्या है? कंक्लूजन पैराग्राफ। मीन इसमें ओपिनियन नहीं, इसमें हम क्या देते हैं? कंक्लूजन। मीन वर्ड ओपिनियन किसके साथ चेंज हो जाएगा? कंक्लूजन के साथ। अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं, मॉडिफाइड कंक्लूजन। जो क्वालिफाइड होगा कंक्लूजन, या एडवर्स कंक्लूजन होगा, या डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन होगा। मीन ओपिनियन की जगह पे इसमें वर्ड जो है ओपिनियन किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा? कंक्लूजन के साथ। और वर्ड ऑडिटर जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ? प्रैक्टिशनर के साथ। सो टाइटल आ गया, एड्रेस ही आ गया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, कंक्लूजन, और उसके बाद डेट, नेम, सिग्नेचर ऑफ द प्रैक्टिशनर, डेट द रिपोर्ट इज असाइन, और लोकेशन मीन एड्रेस ऑफ द प्रैक्टिशनर। मीन ये डेट नीचे भी आ सकती है, जरूरी नहीं यहाँ पे हो, डेट बाद में भी हो सकती है। इन बाकी बातें वही हैं। ऑडिटर का नेम सिग्नेचर, तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर का नेम सिग्नेचर, एड्रेस मीन लोकेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर, और उसके बाद डेट द रिपोर्ट इज साइन। ये क्या है? कंटेंट्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। एग्जामिनर अगर कह दे कंटेंट्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट और कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, तो बताया जा सकता है। टाइटल उसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट होता है, इसमें प्रैक्टिशनर रिपोर्ट होता है। एड्रेस ही उसमें मेनली मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे मेंबर नहीं होते। फिर उसमें ओपिनियन पैराग्राफ टॉप पे होता है, यहाँ पे ओपिनियन पैराग्राफ एंड पे होता है, और ओपिनियन नहीं, उसको कंक्लूजन पैराग्राफ का नाम दिया जाता है। वर्ड ओपिनियन इंटरचेंज होता है कंक्लूजन के साथ। फिर कैम ऑडिट रिपोर्ट में होता है, इसमें कोई कैम नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट में, इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग गोइंग सन पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में है, इसमें नहीं है। क्यों? वो सारी चीजें किसके अकॉर्डिंगली हैं? ISAs के अकॉर्डिंगली। ISA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ISA 701 कहता है कि कैम होना चाहिए। ISA 720 कहता है कि अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ होना चाहिए। ISA 570 कहता है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ भी होना चाहिए अगर कैश फ्लो का डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अब यहाँ पे चूंकि ISAs अप्लाई नहीं होते, तो इसलिए वो तीनों पैराग्राफ, ना अदर इंफॉर्मेशन होगा इसके अंदर, ना कैम होगा, ना मटीरियल अनसर्टेनिटी होगा। हाँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू रिपोर्ट दे रहे हो और उसके अंदर कोई मैटर हाईलाइट करना चाहते हो, तो यस, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है। एम्फेसिस ऑफ मैटर कहाँ पे आएगा? ये कंक्लूजन से पहले आएगा। कहाँ पे आएगा? कंक्लूजन से पहले आएगा। क्लियर होती है बात? हाँ, अगर आप कंपनी के अगेंस्ट रिव्यू रिपोर्ट देना चाह रहे हो तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा? क्वालिफाइड कंक्लूजन। तो उसकी फिर आप रीजन कहां पे बताओगे? ये ओपिनियन से, कंक्लूजन से पहले आप पैराग्राफ दोगे कौन सा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन। एडवर्स रिव्यू रिपोर्ट देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी? एडवर्स कंक्लूजन, और इसके ऊपर पैराग्राफ आएगा बेसिस फॉर एडवर्स कंक्लूजन, जिसमें आप रीजन बताओगे कि आप एडवर्स ओपिनियन क्यों दे रहे हो। डिस्क्लेमर देने जा रहे हो तो इस पैराग्राफ की हेडिंग हो जाएगी डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, और इसके ऊपर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन आ जाएगा, जिसमें आप रीजन बताओगे कि क्यों आप डिस्क्लेमर ओपिनियन देने जा रहे हो। क्लियर होती है बात? रिव्यू एंगेजमेंट की रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं? टाइटल में इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं, प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट रिपोर्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। उसके बाद स्कोप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट में ISRE का रेफरेंस है, बताया गया कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, और बताया गया कि डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट हैं, ISAs के अकॉर्डिंगली नहीं है। और ओपिनियन पैराग्राफ टॉप पे नहीं, एंड पे है, और उसका नाम क्या है? कंक्लूजन पैराग्राफ। बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं है। कब आएगा? जब आप कंक्लूजन, क्वालिफाई, एडवर्स या डिस्क्लेमर की तरफ जा रहे हो तो फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा, वरना नहीं।
कोई कैम इसके अंदर नहीं होगा, कोई अदर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा, कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ इसके अंदर नहीं होगा। हाँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर आ सकता है कहाँ पे, कंक्लूजन से पहले। चलें आगे। बीच में छोटी सी चीज़ हमने और कवर करना छोड़ दी कि हमने बात की थी कि ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी हैं। क्या चीज़ें क्लियर करनी है, वही बातें यहाँ पे रिव्यू रिपोर्ट देने से पहले भी आपको क्या करना है, फार्मिंग प्रैक्टिशनर कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे क्या करना है, कुछ चीज़ें कंक्लूड करनी है। क्या कंक्लूड करना है, देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डेंस विद AFRF हैं या नहीं है। ऑडिट में भी ये देखना होता है। देखना है कि टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई हैं वो एप्रोप्रिएट हैं या नहीं, ऑडिट में भी ये देखना होता है ऑडिट रिपोर्ट से पहले। देखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अप्लाई हुई हैं वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई हैं या नहीं हुई, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट हैं या नहीं है विद AFRF, एस्टीमेट जजमेंट रीजनेबल हैं या नहीं है, डाटा जो प्रोवाइड किया गया है वो रिलायबल, कंपेरेबल, रेलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, और सारे डिस्क्लोजर प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं किए गए। तो ये चीज़ें हमने ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूड करने से पहले भी देखनी है और यहाँ पे भी देखनी है। तो सेम वही बातें हैं जो चैप्टर 12 में भी हमने पढ़ी थी, उसके फर्स्ट पेज पे, कि ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूड करने से पहले क्या चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर क्या हैं वाइल फॉर्मिंग ऑडिट रिपोर्ट। इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर भी कह सकते हो वाइल फॉर्मिंग रिव्यू रिपोर्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? फिर हम अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देंगे जब सब कुछ ओके है, और उसके लिए वर्डिंग क्या है, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन या प्रैक्टिशनर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर ओपिनियन। मॉडिफाई मीन कंक्लूजन मॉडिफाई होगा कैसे, क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है, डिस्क्लेमर भी हो सकता है। और अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप देखोगे मैटर मटीरियल है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन दोगे, परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन दोगे, और रीजन कहाँ पे बताओगे, बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ में। अगर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मीन स्कोप लिमिटेशन का इशू है, स्कोप लिमिटेशन का इशू है, तो उस सूरत में देखोगे मटीरियल नेचर की स्कोप लिमिटेशन है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, और अगर परवेसिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन है तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। और रीजन कहाँ पे बताओगे, बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ, कंक्लूजन से पहले आप दे दोगे। क्या ख्याल है? हाँ, अगर स्कोप लिमिटेशन है तो आपने देखना है कहीं इंटेग्रिटी डाउटफुल तो नहीं है, और अगर इंटेग्रिटी डाउटफुल हो तो उस सूरत में हमें फिर रेजिग्नेशन को कंसीडर करना चाहिए रादर दैन कंक्लूजन की तरफ जाना। बाकी नीचे इसने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन दे दिए कि अगर इमटीरियल इफेक्ट है मिस स्टेटमेंट का तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन है, नहीं मिस स्टेटमेंट जो है वो मटीरियल है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन, स्कोप लिमिटेशन मटीरियल नेचर की है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, और अगर परवेसिव नेचर की है तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन। सो चैप्टर 14 पिछले काफ़ी अरसे से एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, 5, 7, 10 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है, चांसेस हैं इस दफ़ा टेस्ट होने के। 2-3 पेजेस हैं, प्लीज़ अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, कोई इतना औखा काम नहीं है, सिर्फ रटा है, कोई नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर 14 हमारा ख़त्म हो गया। आइए आप देखते हैं कि पास पेपर में एग्जामिनर ने इसमें से कब कब क्या क्या टेस्ट किया है। तो चैप्टर 14 के पास पेपर क्वेश्चन में अगर आए तो लास्ट टाइम ये टेस्ट हुआ है ऑटम 17 में, बीच में 18 की 2 अटैम्प्ट्स, 19 की 2 अटैम्प्ट्स और 2020 की पहली अटैम्प्ट, मीन 5 अटैम्प्ट से एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया। उससे पीछे टेस्ट हुआ था ऑटम 16 में, 1 साल पहले। उससे पीछे ऑटम 15 में, ऑटम 14 में, मीन एक अटैम्प्ट छोड़ के एग्जामिनर 14 में, उसके बाद 15, 16, 17 टेस्ट करता रहा, लेकिन 18, 19 टेस्ट नहीं किया। और इसके साथ एक उसकी और भी मैचिंग है कि ऑटम में टेस्ट होता है, और अभी कमिंग अटैम्प्ट आ गई है ऑटम 20। सिलेबस का पार्ट है, एक पूरा चैप्टर है, एग्जामिनर कितनी को देर की नोट करेंगे। टेस्ट हो सकता है एक आध क्वेश्चन 5-7 नंबर भी अगर टेस्ट होते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ से रटा ही लिखना है और पूरे पूरे नंबर है। आइए देखते हैं क्या क्या टेस्ट हुआ पास में।
सॉटम 17 में टेस्ट किया उसने फॉर 5 मार्क्स। क्या टेस्ट किया? डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिट एनुअल ऑडिट। मीन रिव्यू एंगेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट में रिव्यू एंगेजमेंट और ऑडिट में डिफरेंस क्या है? तो हमने कोई 3 डब्बास पढ़े हुए। रिव्यू एंगेजमेंट में हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑडिट, और रिव्यू में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो किए जाते हैं पर ISRE। ऑडिट में जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो मोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिव्यू, और पर ISAs परफॉर्म किए जाते हैं। फिर हमने देखा जी कि लेवल ऑफ एश्योरेंस जो रिव्यू एंगेजमेंट में है वो क्या है? लो लेवल, लिमिटेड और नेगेटिव, वाइल ऑडिट में क्या है? रीजनेबल, पॉजिटिव और हाई लेवल। ओपिनियन ऑडिट में हम देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर, जबकि रिव्यू में नेगेटिव सेंस में लाइक नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर। 5 नंबर इजी। उससे प्रीवियस ऑटम 16 में टेस्ट किया 8 नंबर के लिए। वाओ, क्या टेस्ट किया 8 नंबर के लिए? स्टेट एनी 8 की प्रोसीजर्स, 8 की प्रोसीजर्स बताने हैं विच आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिव्यू एंगेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का परफॉर्म करते वक्त 8 प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं वो आपने लिखने हैं। तो ऑलरेडी रटा हमने लर्न किया हुआ है। कौन सा रटा था? ये वाला रटा था, ये वाले प्रोसीजर्स। मटीरियलिटी लेवल हमने जो है वो डिटरमाइन करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, इंक्वायरीज एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंसेस परफॉर्म करने हैं, और इंक्वायरीज क्या करनी है कि एस्टीमेट जो हैं वो सिग्निफिकेंट एस्टीमेट कैसे मेक किए गए हैं। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से वेदर दे हैव आइडेंटिफाई एनी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन विद देम। इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट दैट इवेंट अकर्स आफ्टर द financial statement या subsequent event has been adjusted and disclosed in the financial statement. Inquiry about any fraud, suspected fraud identified. Inquiry about any non-compliance with law regulation identified by the management. Or inquiry about company's ability to continue as a going concern is assessed by the management and how they appropriately assessed it. और साथ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने लाइक कंपेयरिंग करंट ईयर डाटा विद प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन, कंपेयरिंग डाटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। क्या ख्याल है? ये यहाँ से 8 प्रोसीजर, ये सारा रटा वॉमिट कर दो, कितने 8 नंबर दे दिए उसने आपको। क्या ख्याल है? उससे प्रीवियस ऑटम 15 में टेस्ट किया जस्ट फॉर 3 मार्क्स। State the key features of review engagement which distinguish it from a statutory audit. Review और audit में थोड़ा सा difference बता दें। Identify 2 types of review engagement. Review engagement की 2 types बता दें। तो क्या हो सकती हैं? Review of financial statements हो सकता है, Review of cash flow forecast हो सकता है, या Review of interim accounts भी हो सकता है। जब हमने कल कुछ अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ी थी, नाम पढ़े थे हमने, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, वो भी क्या है? रिव्यू ही वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो भी नाम लिखे जा सकते हैं। 3 नंबर इजी। उससे पीछे 2 नंबर के लिए टेस्ट किया उसने ऑटम 14 में, और क्या कहा? स्टेट एनी 3 प्रोसीजर्स विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिव्यू एंगेजमेंट। प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए जाते हैं रिव्यू एंगेजमेंट में? तो सिर्फ नाम देने आपने, स्टेट। तो 3 प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर लाइक कंपेयरिंग फिगर विद प्रीवियस ईयर, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट सर्टन मैटर्स लाइक नॉन कंप्लायंस, फ्रॉड एस्टीमेट, एंड ऑब्टेनिंग रिटन प्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। 3 नाम देने आपने, क्या? 2 नंबर इजी। ये तो था पास पेपर में क्या क्या टेस्ट हुआ। एक क्वेश्चन हमें और मिलेगा इससे रिलेटेड, कोई 5 मार्क्स के लिए, जस्ट फॉर 5 मार्क्स। करना क्या आपको? डिस्क्राइब हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस द अबव इशू। ऑडिटर अबव इश्यूज को कैसे एड्रेस करेगा? हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस द अबव इशू एंड द implications it may have on the review report of interim financial statement, और रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर क्या इसकी implication मीन इफेक्ट आएंगे। तो अबव इश्यूज कैसे देखेगा और रिव्यू रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखते हैं सिनेरियो में क्या इश्यूज हैं।
So Kareem and company chartered accountants are engaged in the review of interim financial information of Babar Textile Mills Limited for the half year ended 30th June 2008. तो रिव्यू करने जा रहे हैं किसका, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और हमने ऑलरेडी बात की है कि अगर होल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो तो ऑडिट होता है, हाफ ईयर हो तो उसका ऑडिट नहीं, क्या होता है, रिव्यू होता है। तो कंपनी का नाम है बाबर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ईयर एंड है 30 जून 2008। The increase in oil and energy price and current inflationary trend prevailing in the country has resulted in substantial losses and the company's outlook is negative. तो कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, और जब ऑयल मीन पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो आपको पता है हमारे मुल्क में भी हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ है जी, प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से लॉसेस भी बेयर करना पड़े हैं और कंपनीज के आउटलुक नेगेटिव हो गए। तो बाब इशू हमने एड्रेस किया, नेगेटिव हो गए हैं, दिस मीन शायद कंपनी को कंटिन्यू करना एज ए गोइंग कंसर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों, सेल्स कम हो रही होंगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही होगी, तो कंपनी का सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इशू मोर ओवर इन व्यू ऑफ रिसेशनरी प्रेशर, साथ रिसेशन भी चल रहा है, being faced by US and many European Union economies. Some of the large customers in those countries have not renewed their order and many orders are expected to follow. और कुछ हमारे पुराने कस्टमर थे अमेरिका में, यूरोप में, सपोज हो सकता है शायद कोई कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से वो कस्टमर ने भी अभी तक और नए ऑर्डर प्लेस नहीं किए। क्यों, वहाँ पे क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। तो ये भी चीज़ हमारी गोइंग कंसर्न को कंपनी की जो है वो अफेक्ट करेगी। क्या आगे देखते हैं। Consequently, the company has decided to lay off 40% of its workforce gradually, और कंपनी अपने 40% वर्कफोर्स को रिडंडेंट करने का सोच रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ऑब्वियसली जब आगे डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की तो प्रोडक्शन आपने करनी नहीं है, प्रोडक्शन जब करनी नहीं तो एम्प्लॉई आपने सर पे बिठाने हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी क्या सोच रही है, 40% स्टाफ कटिंग की जाए, जो अभी काफ़ी सारी कंपनीज ने की। The company's management acknowledges that severity of the situation, तो मैनेजमेंट severity of the situation को acknowledge कर रही है, समझ रही है, मान रही है, but is reluctant to provide specific details in the interim financial statement, लेकिन interim financial statements में कोई डिटेल वगैरह नहीं बता रही, लाइक कोई कैश फ्लो गोइंग सन का डिस्क्लोजर है तो वो नहीं बता रही। However, it has given a note containing general indication about the future ऑफ द कंपनी, लेकिन उसने नोट दे दिया है रिगार्डिंग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो हमने करना क्या है, डिस्क्राइब हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस द अबव इशू, तो अबव इशू को कैसे एड्रेस करेगा। तो इशू आपने बता दिया जी, रिसेशन चल रहा है, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स पुअर हैं, फॉरेन कस्टमर भी लूज़ हो गया है जिससे सेल प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो माइट भी कंपनी की गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है। क्या ख्याल है, तो हमें डिस्कस करना है मैनेजमेंट से क्या रिगार्डिंग अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न। हमें इवैल्यूएट करना है असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द मैनेजमेंट टू सी इफ एप्रोप्रिएट, और हमें कुछ रिटर्न प्रेजेंटेशन भी इसे लेना होगी वेदर एस्टिमेट आर रीजनेबल and going concern assumption is appropriate if they have prepared financial statements या interim accounts on going concern basis। क्या रहा, उसके बाद आगे हम आप बताएंगे कि इसका हमारा रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा कि if management have adequately disclosed going concern assumption in the financial statement been prepared according to going concern assumption assessment, then our review conclusion will be unmodified। And if management not prepared interim accounts या financial statements according to going concern assessment, then our conclusion will be qualified if the matter is material or adverse if the matter is pervasive। तो ये रिव्यू रिपोर्ट पे इम्पैक्ट भी बता दी। अब डिस्क्लोज किया हुआ है तो हमने यहाँ पे मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ की बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू इंगेजमेंट है।
वो मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग्स ऑन पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में आएगा पर ISA 570, ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570 की सेटेड है, गोइंग्स अनसर्टेड, तो ऑडिट में अप्लाई होगा, रिव्यू में अप्लाई नहीं होगा। रिव्यू में ISRE अप्लाई होते हैं। क्या ख्याल है? तो बातें की जा सकती है। ऊपर क्या इशू है उस स्टेटेड हमने कोई प्रोसीजर देख लिए, एक रिटर्न प्रेजेंटेशन भी ले ली, और फिर हमने रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बता दिया कि अगर तो मैडम ने गोइंगसन असेसमेंट के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं तो फिर हम अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देंगे। अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर नहीं की तो फिर हम कंक्लूजन अपना मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाइड कंक्लूजन इफ द मैटर इज मटीरियल, एडवर्स कंक्लूजन इफ द मैटर इज परवेसिव। ठीक क्लियर होता है? सो क्या करना है आपने, ये एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और बाकी चैप्टर को प्लीज़ एक दफ़ा से अच्छी तरह कवर करके लर्न करके हाथ से लिख लेना है। 4-5 नंबर के लिए भी अगर टेस्ट होता है तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। सो सिलेबस अगर हम देखें तो हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ तक सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया। चैप्टर 1 to 14 सारे हमने पास पेपर के साथ कवर कर लिए। कोई एक आध लेक्चर हमारा और रहता है, कहीं पे हमने चैप्टर 4 ऑडिट रिस्क का हमारा चैप्टर था, तो वहाँ पे पास पेपर की प्रैक्टिस करते हमने देखा था कि क्वेश्चन इस तरह से अपीयर होता है कि ऑडिट रिस्क भी लिखें और साथ ऑडिट अप्रोच भी लिखें। और ऑडिट अप्रोच हमने पढ़ी थी चैप्टर 7, 8, 9 में कि किस एरिया को कैसे ऑडिट करना है, प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं। इसलिए चैप्टर 4 में हमने रिस्क तो लिख लिया था, लेकिन उसकी ऑडिट अप्रोच वाले क्वेश्चन हमने जो है वो नहीं किए थे। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 के कोई 2-3 क्वेश्चन जो है वो रिस्क विद ऑडिट अप्रोच के साथ कवर करेंगे, तो फिर हमारा सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली वाइंड अप हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे चैप्टर 4 हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। होपफुली आप इसको अगर एक दिन प्रॉपर्ली दे लो तो ये सारा लर्न हो जाएगा, कोई इतना औखा काम नहीं है, क्यों इसके अंदर कोई एक पेज के ऊपर तो सारी की सारी वो रिटर्न प्रेजेंटेशन ही है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हुई है। बाकी ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस भी कोई इतना औखा काम नहीं है। कंपाइलेशन, एग्री फॉर्म प्रोसीजर और रिव्यू एंगेजमेंट की डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की थी, तो नॉलेज है और इतनी औखी बड़ी डेफिनेशंस भी नहीं हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें इस चैप्टर को आप लोग कवर कर लें, कंप्लीट कर लें। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ।